ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। Thank you. ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, जो 90% इंडियंस हैं, दे आर इडियट्स। वो बेवकूफ लोग हैं। तो आपका क्या रीजन है इसके पीछे? बहुत सारे लोग ऑफेंड होते हैं, गुस्सा भी करते हैं कि आप क्यों बोलते हो, मगर आप अपनी बात पर हमेशा कायम रहते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या वजह है इसकी। देखिए, 90% इंडियंस जब वोट देने जाते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट, अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल। सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट दे देते, लाइक शीप एंड कैटल। दे कास्ट वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ये नहीं देखते हैं कि हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, और हेल्थ केयर इज नॉट अवेलेबल टू मैसेज, गुड एजुकेशन नॉट अवेलेबल टू मैसेज, और इकोनॉमी स्लाइड करती जा रही है। रुपए की वैल्यू शायद 86 रुपीस पर डॉलर हो गई है, और बदतर होती जा रही है इकोनॉमी। ये सब कुछ नहीं देखते, सीधे सीधे जात बिरादरी पे 90%, मैं 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, 90% भेड़ बकरी जैसे। तो इनको इडियट्स ना कहें तो क्या कहें? जी, बिल्कुल। Is this the way democracy is to be run? I'm not in favor of democracy. Democracy means giving rule to these casteist and communal people, जो रैशनल थिंकिंग नहीं करते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं करते हैं, कम्युनल हैं और कास्टिस्ट हैं। तो इनके डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, एंड पीपल 90% आर कास्टिस्ट एंड कम्युनल इन इंडिया। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। राइट। तो बहुत सारे लोग हैं वो डेमोक्रेसी को एक फेल्ड कंसेप्ट मानते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा मॉडल है जो डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर सके? तो इसकी बजाय कौन सा ऐसा मॉडल जो होना चाहिए फिर? देखिए, डेमोक्रेसी के लिए पहली चीज है कि एन एजुकेटेड population, जी, people who can think rationally, who can think scientifically। जब आम आदमी रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और मॉडर्न माइंड का हो, साइंटिफिक माइंड का हो, तब तो डेमोक्रेसी चल सकती है। जी, मगर अनपढ़ लोग, अनपढ़ मीन्स मेंटली अनपढ़, जो कास्टिस्ट कम्युनल लोग हैं, वो जब वास्ट मेजोरिटी है पॉपुलेशन की, तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। देन यू नीड अ मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटरशिप। जैसे मुस्तफा कमाल था टर्की में, उसने कहा कुछ नहीं, ये बुर्का, शरिया, मदरसा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इसके वजह से हम जी, पिछड़े हैं, और ये जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक इंग्लैंड और फ्रांस हमको जूता मारते रहते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को हमेशा जूता पड़ता है। ये जी, दुनिया का वसूल है। तो उसने कहा ये हम पिछड़े गरीब हैं टर्की के लोग, इसीलिए हम लोग जूता खाते रहते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल अबॉलिश करो बुर्का, मदरसा, मौलाना, ये सब, ये अबॉलिश ऑल दिस एंड मॉडर्नाइज टर्की। तो वैसे यहाँ भी होना है इंडिया में, modern minded dictators who want to modernize India and take it forward and rapidly industrialize India and make it a modern industrial giant। देखिए, हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आवर जी, नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर यूएसए और चाइना। क्योंकि जब तक वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई और भूखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, ये सब नहीं अबॉलिश हो पाएंगे। वी हैव टू मेक इंडिया अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, एंड वी हैव ऑल द पोटेंशियल फॉर इट। बिकॉज आप जी, जाइए, आप कनाडा में रहते हैं, जाइए यूनिवर्सिटीज में कनाडा में। मैं अभी यूएसए में हूँ, मैं कई यूनिवर्सिटीज मुझे इनवाइट करती है।
भरे हुए हैं वहाँ इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह. So we have जी no dearth of technical talent. We can become like China or America in 20 years अगर correct political leadership हो. Unfortunately, प्रॉब्लम इंडिया की है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका जो प्रायोरिटीज है कि राम मंदिर बनाना, गो रक्षा जी करना, ऑल दिस फ्यूडल नॉनसेंस, ताकि वोट मिले, क्योंकि इससे वोट मिलता है उनको, और नफरत फैलाना बिटवीन, स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट का सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, हाउ टू स्प्रेड हेट्रेड जी बिटवीन कम्युनिटीज ताकि वोट मिले, क्योंकि इस पे क्योंकि 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है, तो उनके बिल्कुल वोट पाने के लिए ये करती है, नॉट नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हमारे पॉलिटिशियन इंडिया के जो हैं सभी पार्टी के, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं ब्लेम करता, जी सभी पार्टी, they are rogues and rascals. They have no genuine love for the country. They only know how to spread hatred on caste and communal basis. तो ऐसे लोग कैसे देश को आगे ले जा सकेंगे? How can India become a modern industrial giant with such political leaders who have no genuine love for the country, and they have no idea how to uh, abolish poverty and unemployment and so on? बस बातें करते हैं, कर कुछ नहीं सकते. एक तो आता ही नहीं है. दे हैव नो सोल्यूशन टू इंडियाज प्रॉब्लम एंड दे हैव नो इंटरेस्ट इन इट. दे ओनली वांट टू विन इलेक्शंस. देखिए, इंडिया के बारे में एक चीज समझ लीजिए, इंडिया इज परपेचुअली इन एन इलेक्शन मोड. क्या मतलब? देखिए, इंडिया में अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और जी कहीं ना कहीं चुनाव हर वक्त होता रहता है, या तो चुनाव होता रहता है या उसकी तैयारी शुरू हो किसी न किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, और सारी फिर पॉलिटिशियंस आ जाते हैं उसी स्टेट में और वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं. तो कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर फ्यूडल फोर्सेस विच हैव टू बी जी डिस्ट्रॉयड इफ इंडिया हैज टू प्रोग्रेस. मगर हमारी जो डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो इसी पे चलती है, ऑन कास्ट एंड कम्युनल बेसिस. 90% लोग, तो कैसे इंडिया राइट प्रोग्रेस करेगा विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इन इंडिया डेमोक्रेसी मीन्स प्रमोटिंग कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म. कैसे प्रोग्रेस करेगा इंडिया जब फ्यूडल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं? दे हैव टू बी जी डिस्ट्रॉयड. आपने कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करी। पहले जो था वो बीजेपी या आरएसएस या शिवसेना जो रेडिकल फोर्सेस हैं उनकी तरफ से मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनको टारगेट किया जा रहा था, बट अभी रिसेंटली जो पंजाबी सेलिब्रिटीज हैं उनको भी टारगेट किया जाने लगा है। एक आपको पता होगा जो इंटरनेशनल पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत, उनको इन्होंने अब खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। अभी उनका इंडिया में टूर था, उन्होंने काफ़ी शोज़ लगाए और काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा एक शुभ नाम का पंजाबी सिंगर है, उसका महाराष्ट्र में बॉम्बे में एक शो था, वो कैंसल कर दिया गया ये बोल के कि ये सिंगर भी खालिस्तानी है। तो क्या ये समझा जा सकता है कि अब जो सिख क्योंकि माइनॉरिटी हैं और सिख भी इनके निशाने पर हैं, इनके टारगेट के ऊपर हैं? देखिए, हमारे इंडिया में बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने जी, सारी रिलीजन्स, इतनी कास्ट, इतनी लैंग्वेजेस, इतने एथनिक ग्रुप्स एंड सो ऑन. तो एक ही पॉलिसी चल सकती है इंडिया में, वो है पॉलिसी ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर. उस जी, पॉलिसी का नाम था सुलह ए कुल, मतलब गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. राइट, इसी वजह से मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग, 300 साल चला, बिकॉज इट वाज बिल्कुल, इंक्लूसिव. सबको साथ लेके चलता था, सबको बिल्कुल, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती थी. तो ये किसी भी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम चाहे सिख या किसी के अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट एक्ट करेगी, तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देगा इंडिया को. क्योंकि देखिए, जी, अभी जो ये प्रेजेंट बीजेपी की पॉलिसी है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना देना, है ना? जी, अब अगर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि इंडिया सेकुलर, मगर डिफेक्टो आप इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, देखिए होगा क्या? देयर विल बी मेनी मोर पार्टीशन. जो जी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, दे आर क्रिश्चियन. आपको मालूम है, जैसे नागालैंड में 90% पीपल आर क्रिश्चियन, ऐसे राइट, और मेघालय में कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्रिश्चियन. नो, दे विल से कि अगर इंडिया हिंदू स्टेट होना है तो हम तो छोड़ रहे हैं इंडिया को. जी, व्हाई शुड वी लिव इन अ कंट्री इन विच वी विल बी ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीजन्स, नॉट फर्स्ट रेट सिटीजन्स? हमको नीच माना जाएगा क्योंकि आप हिंदू, इसको हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं. तो हम तो क्रिश्चियन है, तो हम छोड़ इंडिया, वी आर सिसीडिंग फ्रॉम इंडिया. इसी तरह कश्मीरी लोग, दे आर मोस्टली मुस्लिम्स,
वो कहेंगे हम भी छोड़ रहे हैं इंडिया को। अगर इंडिया हिंदू स्टेट होना है तो फिर हम क्यों रहे ऐसे स्टेट में जहां हम सेकेंड रेट सिटीजन, बिल्कुल। या सिख लोग वो भी फील यही करेंगे। आपको सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना है। देखिए जो अकबर बादशाह, whom I regard the greatest king the world has seen, सबको इक्वल जी। रिस्पेक्ट देता था। आपके सिखों के गुरु लोग भी आए थे उनके साथ, बिल्कुल। डिस्कशंस किए थे। उनका उन्होंने बनाया था अपने फतेहपुर सीकरी कैपिटल में एक इबादत खाना नाम की बिल्डिंग, वहां सब रिलीजन्स के स्कॉलर्स आते थे, सब बड़ा एमिकेबली डिस्कस करते थे। तो जी। पॉलिटिक्स ऑफ सुलह एक कुल ही चल सकती है इंडिया में, अदरवाइज इंडिया टूट गया। एक पार्टीशन तो 1947 में हो गया, देयर विल बी मोर पार्टीशन। अगर ये इसको हिंदू स्टेट बनाने की आप कोशिश करेंगे और पार्टीशन होंगे। हु इज प्रिपेयर्ड बिल्कुल। टू लिव एज अ सेकंड रेट सिटीजन? कोई नहीं रहने को तैयार है, सब चाहते हैं हमको बराबर माना जाए। तो लिहाजा एक गलत पॉलिसी चल रही है इंडिया में, विच इज वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक पॉलिसी है वो। ये बाल्कनाइज कर देगी कंट्री में। आप बाल्कनाइजेशन वर्ड का मतलब समझते हैं? बाल्कनाइजेशन मतलब तोड़ देना। जैसे जी। बाल्कन में, यूरोप में, ईस्ट यूरोप में बाल्कन में हुआ, या यूगोस्लाविया टूट गया। क्योंकि बिल्कुल। आप जब सबको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो अलग, वो कहेंगे हम ठीक है, हम अलग कंट्री बना रहे हैं। जी, अपना ये जो अभी जब बात कर रहे थे कि खालिस्तानी बोला जा रहा है, अभी कनाडा में बहुत बड़े लेवल पर इशू उठा था। जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि जो इंडिया है वो हमारी कंट्री में आके फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहा है, कैनेडियन सिटीजन्स को दे आर असैसिनेटिंग कैनेडियन सिटीजन्स ऑन द कैनेडियन सॉइल। तो उसके बाद कनाडा ने ये भी बोला था कि हमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, मगर किसी तरह का कोऑपरेट नहीं करा इंडियन गवर्नमेंट ने। आपने उस पूरे मैटर को फॉलो करा कि आप उसमें क्या सोचते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑन कंट्रीज सॉवरेनिटी। नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, देयर नथिंग रॉन्ग इन इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखिए, कैनेडियन गवर्नमेंट का एक वर्जन है, इंडियन गवर्नमेंट का दूसरा वर्जन है। तो ठीक है, एक इम्पार्शियल बॉडी इसमें इन्वेस्टिगेट करे। आई एम इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट बाय एन इम्पार्शियल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। वो राइट। करे इन्वेस्टिगेशन की भाई क्या सच्चाई है, तो उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाए। जी। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आई एम आई सपोर्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट कि इन्वेस्टिगेट, बट नॉट बाय एनी बायस बॉडी, बट बाय सम अनबायस्ड राइट। बॉडी। राइट। और ये जो हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत हुई है, उसके बाद कहा जा रहा था कि इंडिया के साथ इनके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। मोदी के साथ भी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रम्प की। मगर अभी ये जो खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की जो ओथ सेरेमनी होने जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं करा गया। तो उसके बाद अब जो इंडियन मीडिया है वो बड़ा ही खिलाफ दिखाने लग गया है कि लॉस एंजलिस में किस तरह से फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है बहुत बड़े लेवल पर। तो उनके तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि जब तक आपको सूट करता है तब तक तो आप उनके आप बड़ा ही उनका तारीफें करते हैं, और जब ही आपको नहीं बुलाया जाता उस सेरेमनी में तब आप उनके खिलाफ बोलने लग जाते हो। देखिए तो ऐसा है, पहली चीज आप समझिए दुनिया का हाल क्या है। जी। दुनिया में दो बड़े अलायंसेस बन गए। जी। एक अलायंस है यूएसए एंड यूरोप, और बिल्कुल। दूसरा अलायंस है चाइना एंड रशिया। ये जी। दोनों दे आर हॉस्टाइल टू ईच अदर। तो क्या था कि इंडिया वाज, मोदी हैड टेकन इंडिया इनटू द अमेरिकन कैंप, प्रो अमेरिकन। मगर साथ साथ जो ये ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, बी आर जी। आई सी एस, दैट इज मेनली डोमिनेटेड बाय चाइना एंड रशिया। जी। उसमें भी जो इंडिया मेंबर बन गया है, और अभी मोदी जी गए थे वहां, रशिया गए थे, तो इस सबसे नाराज होंगे ट्रम्प कि जी। ये उस तरफ दे आर लीनिंग टुवर्ड्स ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड चाइना एंड रशिया। तो maybe that is the reason why Modi was not invited, because Trump is angry because uh, Modi had leaned towards this BRICS organization and went there to Russia to participate. अभी हाल में मीटिंग हुई थी। जी। हो सकता है ये रीजन हो कि अब जिसको कहते हैं ना कि रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। जी। दोनों पे आप, दोनों किश्तियों पे आप पैर रखे हैं, एक पैर एक कुश्ती पे, बिल्कुल। दूसरी पैर दूसरी। ये सब नहीं चलेगा। तो अमेरिकन जी। ने ये मैसेज भेजी। साथ साथ अमेरिकन चाहते हैं इंडिया के साथ पार्टनरशिप, क्योंकि
अमेरिका का मेन दुश्मन है चाइना, जी और इंडिया और चाइना की हॉस्टिलिटी है, ये आप जानते हैं, ये अक्साई चीन लद्दाख वगैरह में हॉस्टिलिटी चलती रहती है, और अमेरिका इज सपोर्टिंग इंडिया, एंड इट अमेरिका वांट्स इंडिया एज एन एलाई अगेंस्ट चाइना। जी तो सॉर्ट ऑफ लव हेट रिलेशनशिप है। तो बिल्कुल। उनको मोदी को बुलाया नहीं, मगर जयशंकर जी को बुला दिया एक तरीके जी से। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इंडिया को आउट ऑफ द पिक्चर रखा गया, but बिल्कुल। yes, they are not happy with India aligning itself with more with this Russia. अब इंडिया का भी मजबूरी है कि इंडिया को बहुत हैवी वेपन्स रशिया से मिलते हैं, और तेल ऑयल बहुत मिलता है सस्ते दाम पे फ्रॉम रशिया। तो ये मजबूरी भी है, मगर देखिए कि आगे चल के क्या होता। जी बिल्कुल। और ये जो आप अभी सीज़ फायर हो गया है, जो पैलेस्टीन और इज़राइल का बड़े लंबे टाइम से चल रहा था, इतनी सारी कैज़ुअलिटीज़ हो गई हैं, अराउंड 40,000 कैज़ुअलिटीज़ अभी रिसेंटली हुई हैं। तो अभी सीज़ फायर हो गया मगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। आपका इस जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन और इज़राइल का, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, अब इसमें फिर मुझे समझाना होगा, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। देखिए, पहले तो आपको समझना है कि पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको इकोनॉमिक्स समझना हो। देखिए क्या हुआ कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी a जी, huge amount of oil deposits were discovered in the Middle East. पता लगा बहुत तेल है वहाँ मिडिल ईस्ट में, and that जी, oil was needed by Western industries because Western industries were growing. They needed that oil from Middle East. So how to secure and control that Middle East oil? उन्होंने इसराइल बनाया। Israel was created to ensure safe supply of oil from Middle East to Western countries. जी, वो क्या किया कि उन्होंने बहाना दिया कि साहब वो हिटलर ने हम लोगों को गैस चेम्बर भेज दिया, बड़ा परसिक्यूट किया नाजीज ने, तो जूस नीड अनदर होमलैंड। ये सब बहाना बना के वो ले आए बहुत सारे यूरोपियन जूस को इनटू दिस पैलेस्टाइन एरिया। अब जो अभी इसराइल की टेरिटरी है, उसमें 1947 के पहले 90% पीपल लिविंग देयर वर पैलेस्टीनियंस, only जी, 10% were Jews. Are today about more than 75% people living in Israel are Jews. राइट, तो बाकी सब जो पहले 90% रहते थे, अब सिर्फ 20%, 25, तो बाकी 70% कहाँ चले गए? उनको मार जी, पीट के भगा दिया गया वहां से। कईयों का तो कत्ल कर दिया गया, औरतें बच्चों को भी मार दिया गया, जिसको कहते हैं नकबा। आप गूगल में देखिएगा, NAKBA, यानी जी, एक्सोडस। वो भागे अपनी जान बचाने के लिए। अ, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस आ गए गाजा, कुछ वेस्ट बैंक चले गए, कोई वहाँ जॉर्डन चला गया, कोई लेबनान चला गया। तो इस वजह से वहाँ सेटलमेंट्स हो गए, तो लिहाजा उसी पे डिस्प्यूट चल रही है। उनके अब ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो भी दे आर मोस्टली लिविंग इन ग्रेट पॉवर्टी विदाउट प्रॉपर मेडिकल केयर एंड सो ऑन। जी। तो ये डिस्प्यूट है बेसिकली। बिल्कुल, जी, जी। वापस मैं अगर इंडिया में आऊँ, इंडिया की बात करता हूँ, अभी दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस जो हैं, उसकी बड़ा ज़ोरों से प्रचार चल रहा है। वहाँ पर भी अभी बातें चल रही हैं कि फिर से अब शायद बीजेपी जो है, उसकी काफ़ी सारी सीटें आ जाएँगी। हालाँकि पिछली बार जो आम आदमी पार्टी है, उसने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही कर दिया था। तो आपको उसमें कोई होप नज़र आ रहा है कि किसकी आपको लगता है गवर्नमेंट दोबारा बनेगी? और किसी की भी बनती है तो जो डेवलपमेंट की बात होगी, ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होगी। आपको वहाँ पर क्या लग रहा है? देखिए, पहले चीज तो एक चीज आप समझिए, गेट दिस जी, वेरी क्लियर इन योर हेड। द टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड एवरी पॉलिटिकल सिस्टम is one and only one, and that is, does it raise the standard of living of the people? Does it give people better lives, decent lives? यही टेस्ट है, और कोई टेस्ट नहीं। जी, तो अब बिल्कुल, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट बने, चाहे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बने, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बने दिल्ली में, आम आदमी की जिंदगी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दे विल बिल्कुल। रिमेन एज पुअर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ हेल्थ केयर, प्राइस राइज वैसी की वैसी चलती रहेगी। तो जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बीजेपी जीते चाहे आम आदमी पार्टी। आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क, जैसे हम मैंने कहा कि एक रामायण में कैकेयी एक रानी थी,
राजा जी दशरथ, उसकी एक स्लेव गर्ल थी मंथरा। जी तो मंथरा ने कहा, वो रामचरितमानस में आप पढ़ लीजिएगा तुलसीदास की, जी उसने कहा कि कोई नृप होए हमें कहानी, यानी कोई भी राजा हो जाए, हम हमें क्या लेना देना, मैं तो जी दासी की दासी रहूंगी, चाहे बिल्कुल। चाहे राम की दासी हूँ, चाहे लक्ष्मण भरत की दासी हूँ। जी मैं मुझे क्या फर्क पड़ता है कि राम राजा बने चाहे दशरथ। तो जी लिहाजा दिल्ली की जो जनता है, इट इज लाइक मंथरा बिल्कुल। कहती, चाहे चाहे आम आदमी पार्टी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस, हमारी तो दुर्दशा, हमारी जो जी दुर्दशा वैसी की वैसी रहेगी। तो जी लिहाजा give no importance to who will win कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बिल्कुल इररिलेवेंट बातें। रेलिवेंट क्या है कि इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल राइजिंग और नॉट। So you can be sure it will not rise, because none of the our political parties are really interested in raising the standard of living of the people. They are only बिल्कुल। interested in power and pelf. जी They have no genuine love for the people of the country. वो बस अपना वोट बैंक आ जाए, पावर पावर मिल जाए और फिर पैसा बनाए। उन्हें कोई आम जनता की भलाई का कोई ख्याल तो है नहीं। तो जी लिहाजा बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इररिलेवेंट मानता हूँ कि दिल्ली के इलेक्शन में क्या होगा। वही जनता उतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई रहेगी, जैसी थी वैसी रहेगी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो हो रही है दोबारा फिर से, ये कहा जा रहा है कि अगर पूरी देश की जो असेंबली इलेक्शंस हैं और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो सारी एक साथ ही हो जाए तो बहुत सारा जो खर्च है वो बच जाएगा, बड़ा ही लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। ये जो बार बार इलेक्शन भी नहीं आएगी, कभी किसी स्टेट में आ जाती है, कभी किसी स्टेट में आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो फॉर्मूला है बीजेपी का, क्या वो कामयाब होगा? ये नहीं चल सकता। इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि देखिए, इलेक्शन होता है तो 5 ईयर टर्म मिलता है? अब 5 ईयर में मानिए मिड टर्म कोलैप्स कर जाए गवर्नमेंट, है ना, जी 2 साल के बाद गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, तो फिर फ्रेश इलेक्शन होने हैं 2 साल के बाद। तो कहीं 5 साल तक गवर्नमेंट चल रही है, कहीं 2 साल गवर्नमेंट चल रही है, कहीं 3 साल, कहीं 4 साल। तो लिहाजा जी ये चल नहीं सकता। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अक्सर होता जी है कि जैसे कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, और वो आप मिड टर्म यानी 2-3 साल के बाद वो एक पार्टनर छोड़ देता है तो कोलैप्स कर जाती है, फिर फ्रेश इलेक्शन होना होता है। तो फिर जी एक स्टेट में 5 साल तक गवर्नमेंट चल रही है, दूसरे स्टेट में 2 साल तक चल रही है, तीसरे में 3 साल। कैसे, हाउ विल इट वर्क? बिल्कुल। और सर एक जो आप काफ़ी बात करते हैं रीयूनिफिकेशन होनी चाहिए, जो पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश है, इसे फिर से बिल्कुल यूनिफाइड हो जाना चाहिए। हमारा पूरा कल्चर है, ट्रेडिशन सारा सेम है। तो इस पे आपका थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर दें हमारी ऑडियंस को भी कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल बात है कि ये तीनों देश जो हैं, वो एक साथ दोबारा मिलने के लिए राज़ी हो जाएँगे? इट इज इनएविटेबल। वी आर वन कंट्री। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्चुअली आर वन कंट्री। 500 साल से, मुगल बादशाह अकबर के जमाने से हम एक थे, और जी, हमारा कल्चर एक है। अब जैसे मैं आपसे कौन सी जुबान में बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं हिंदुस्तानी। ना ये उर्दू है, ना हिंदी है, ना पंजाबी है, हिंदुस्तान। ये जी, जुबान है इन लार्ज पार्ट्स, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट इवन इन पाकिस्तान। मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त हैं, मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, हिंदुस्तानी में वो बोलते हैं, हम बोलते हैं। हमारा कल्चर एक है, हम देखने में एक जैसे लगते हैं। ये तो अंग्रेजों की, देखिए क्यों पार्टीशन हुआ 1947, पूरा खेल ये था कि इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू इमर्ज एज ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना, जी, क्योंकि देन वी विल बिकम अ बिग rival to the economy of England and other Western countries. तो वो नहीं चाहते हैं कि एक राइवल इंडस्ट्रियल पावर राइज करे। मगर हमारा एम है कि we must become a modern industrial giant, because unless we do that we can never abolish poverty or unemployment or hunger or lack of health care, lack of good education. ये तभी हो पाएगा जब हम इंडिया becomes a modern industrial giant like USA or China, which we will be, and we have all the potential। 15-20 साल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, Provide we have correct political leadership, modern minded people, dedicated patriotic leaders। अभी जो हमारे लीडर हैं सभी पार्टी के, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ,
सभी जी। पार्टी का उनको कोई वास्तविक देश प्रेम नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं सत्ता पावर आ जाए और पैसा बनाए, और इसलिए इसके लिए वो नफरत फैलाते हैं पब्लिक में, कास्ट और कम्युनल बेसिस पे, ताकि वोट मिले। तो कैसे जी। देश तरक्की करेगा? तो आजकल के आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर, मगर आगे चल के आएंगे अच्छे लीडर्स। ये देखा गया, हिस्ट्री हैज शोन कि जब कभी कोई देश में संकट आता है, whenever there's any crisis in a country, तो नेचर थ्रोज अप पेट्रियोटिक सेल्फलेस लीडर्स हु आर genuinely committed for, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो जॉर्ज वॉशिंगटन आए और थॉमस जेफरसन, ग्रेट जायंट्स वर प्रोड्यूस्ड। या इंग्लैंड में क्रॉमवेल हुए, इस तरीके से। तो लिहाजा जी। आई एम श्योर पेट्रियोटिक लीडर्स आगे चल के आएंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आई हैव वेरी पुअर ओपिनियन अबाउट देम। ऑल द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस आर थर्ड रेट पीपल, rather they are rogues and rascals. They only want power and pelf at any cost, by hook or crook. समझा? तो उनको जी। कोई देश में प्रेम नहीं है। मगर आगे चल के अच्छे लीडर्स आएंगे जो पेट्रियोटिक हैं, मॉडर्न माइंडेड हैं, and who genuinely want to transform India from a backward to a highly developed country like China or USA. और हम लोग हो जाएंगे 15-20 साल में, कोई दिक्कत नहीं है। जापान, आप जी। जानते हैं, जापान में मेजर रेवोल्यूशन हुआ 1868 में। उसके पहले जापान वॉज अ बिल्कुल थर्ड रेट पुअर फ्यूडल कंट्री। जी। और 15-20 साल में जापान बिकम एन इंडस्ट्रियल पावर, बिकॉज जो लीडर्स पावर में आए आफ्टर मेजर रेस्टोरेशन ऑफ 1868, आप देख लीजिएगा गूगल में, वो मॉडर्न जी। माइंडेड लीडर्स थे। उन्होंने रैपिडली जापान को इंडस्ट्रियलाइज किया। तो यहाँ भी 15-20 साल में हम लोग हो जाएंगे लाइक यूएसए, चाइना। मगर वी हैव टू वेट टिल द करेक्ट लीडरशिप कम्स। इट रिक्वायर्स करेक्ट लीडर, पॉलिटिकल लीडरशिप। उसके बगैर नहीं जी। हम लोग ट्रांसफॉर्म हो सकेंगे फ्रॉम अ बैकवर्ड टू अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज नेशन। जी। जैसे रीयूनिफिकेशन की आप बात करते हैं, इसी से थोड़ा-सा मिला-जुला सा ही सवाल है कि जो पंजाबी पॉपुलेशन है जो या फिर स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो सिख हैं, उनका हमेशा से ये एक तरह से मलाल रहता है कि जो पार्टीशन करी है, जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे, ये जो रेडक्लिफ लाइन है, बड़ी गलत जगह पर खींची गई है कि जो 2 पंजाब हैं, दोनों को बाँट दिया गया है। दोनों की जो एक ही एथनिसिटी है पंजाबी लोग, उनको बाँट दिया। उनकी एक लैंग्वेज थी, एक ट्रेडिशन थे, सब कुछ एक था। और ये भी कहा जाता है कि ये जो रेडक्लिफ था कभी इंडिया तो आया ही नहीं था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कभी नहीं था आया, उसको पता ही नहीं था कि कहाँ पर ये जो पार्टीशन होनी चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये जो पार्टीशन का जो ये फैसला था, ये गलत, इसकी जो लकीर जो खींची गई है, ये गलत जगह पर थी? देखिए, ये सब अंग्रेजों की बदमाशी थी। जी। ये पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द टू नेशन थ्योरी, कि जी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशन, विच इज टोटली बोगस। जी। नेशन का बेसिस रिलीजन नहीं हो सकता है। नॉर्मली नेशन का बेसिस कॉमन लैंग्वेज होता है। जैसे फ्रांस क्यों नेशन है? बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। जी। जर्मनी क्यों नेशन है? जर्मन। तो नॉर्मली जो सी, बिकॉज कॉमन कल्चर डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज मेनली। कल्चर जो हमारी जी। कॉमन कल्चर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, इट इज बिकॉज वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज कॉल्ड हिंदुस्तानी, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ। वैसे जी। जैसे आप पंजाब में पंजाबी भी बोलते हैं, मगर साथ साथ जी। हिंदुस्तानी भी बोलते हैं। वैसे कश्मीर में जो कश्मीरी है वो कश्मीरी भाषा है, बिल्कुल फर्क है। मैं कश्मीरी हूँ, हमारी जी। बिल्कुल फर्क भाषा है हिंदी से। मगर हर कश्मीरी हिंदुस्तानी भी बोलता है। बंगाल में लोग बंगला बोलते हैं, मगर हर बंगाली टूटी फूटी हिंदुस्तानी भी बोल देता है। थोड़ा सा मद्रास में प्रॉब्लम है, अदरवाइज मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया लोग सब बोलते हैं। नागालैंड, एवरी नागा स्पीक्स हिंदुस्तानी। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरे कॉलीग थे जस्टिस H.K. सेमा, हम लोग एक ही बेंच पे बैठते थे सुप्रीम कोर्ट, व्हेन आई वाज अ जज। तो मुझसे हिंदुस्तानी में बात करते थे। एवरी नागा नोज हिंदुस्तानी ऑल्सो, मगर उसकी अपनी नागा लैंग्वेज भी है। तो लिहाजा कहने का मतलब हम लोग एक मुल्क हैं। इट इज, ये अंग्रेजों की शैतानी थी, ताकि हम लोग आपस में लड़ें, कमजोर रहें। वी शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट ऑफ विच वी हैव ऑल द पोटेंशियल। वो होंगे एक दिन, मगर उसमें वक्त लगेगा।
जी। और ये जो सर माइग्रेशन का इशू है, जो इंडिया में जो यूथ है, खासकर जो पढ़ी लिखी अब जनरेशन है, वो इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ कनाडा अमेरिका में आ रहे हैं, या अपना उधर लंदन यूके में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस लेवल की जॉब्स वहां पर नहीं मिल रही। तो इसका जो फिगर है वो तो लाखों में है, कि जो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ के अपनी यहाँ कैनेडियन और अमेरिकन सिटीजनशिप ले रहे हैं। आप समझते हैं कि इसका जो नुकसान है वो हो रहा है, खासकर अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो पंजाब में तो ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। पंजाब में तो जो गांव हैं, गांव कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोई नौजवान दिखाई नहीं देता, सारे के सारे बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। उन्होंने पढ़ाई तो बहुत करी है मगर उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, और यहाँ आकर वो अच्छा जो है कमाई कर रहे हैं। तो आप समझते हैं ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसका नुकसान पंजाब को और बाकी जो सी भी स्टेट्स में से यूथ बाहर जा रहा है, वहां का नुकसान, वो सारा पैसा, सारा जो उनका स्किल है वो बाहर जा रहा है वहां से। देखिए, ये सही बात है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। देखिए, एवरीबॉडी वांट्स अ गुड लाइफ, एवरीबॉडी वांट्स की अच्छी कंफर्टेबल लाइफ मिले। अब लोग अमेरिका कनाडा जाते हैं, दे गेट बेटर बेटर लाइफ देयर, मोर एमिनिटीज, फैसिलिटीज, बच्चों के जी। लिए बेटर एजुकेशन है, ये सब चीजें मुझ जाते हैं। मगर आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। जी। चाइना में जब रेवोल्यूशन हुआ 1949 में, उस टाइम पे बहुत सारे चाइनीज वर लिविंग इन अमेरिका, एंड दे वर ऑक्यूपाइंग वेरी हाई जॉब्स इन scientific institutes or as university professors in science departments, technology. जी। अच्छा, आफ्टर 1949 उसमें से बहुत सारे वापस आए चाइना में एट अ फ्रैक्शन ऑफ द सैलरी दे वर गेटिंग इन अमेरिका। जितना सैलरी जी। पा रहे थे अमेरिका, उसकी 1/10 से भी कम सैलरी, बट दे विलिंगली, आउट ऑफ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म कि हमको अपने मुल्क को ऊपर ले जाना है, एंड दे वर वेलकम्ड एज हीरोज बाय द चाइनीज leaders and the Chinese people, those Chinese scientists who came back to जी। China at a fraction of the salary and in very low living condition, फिर भी वो अपने ही मन से आए, क्योंकि उन्होंने सोचा हमें अपने देश को बिल्डअप करना है। और उनको वहाँ रिस्पेक्ट मिली चाइना में, उनको फैसिलिटीज जो साइंटिफिक वर्क के लिए लेबोरेटरी वगैरह फैसिलिटीज चाहिए वो सब दी गई, चाइनीज गवर्नमेंट ने दिया, तो उन्होंने बिल्डअप किया तो वॉलंटरली। तो इसी तरह बहुत सारे जो इंडियंस आज रह रहे हैं अमेरिका कनाडा में, जी। अगर उनको इंडिया आने पे प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, एंड दे हैव द फीलिंग दैट दे आर बिल्डिंग इंडिया, दे विल कम बैक टू इंडिया। मगर जी। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है नहीं। अगर वो आएंगे इंडिया, ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, ना फैसिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है दे आर ऑक्यूपाइड इन पॉलिटिक्स कि कैसे इलेक्शन में वोट पाए बाय कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म। जी। गवर्नमेंट पे नो हीड टू देम, टोटली इग्नोर देम, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। एंड तो क्यों आए? बल्कि अगर आ भी गए इंडिया, बहुत जल्दी वापस भागना चाहिए। हम देखेंगे हमको न रिस्पेक्ट मिल रही है, न फैसिलिटीज में। तो कहने का मतलब, जो जो रह रहे हैं इंडियन अमेरिका कनाडा में, मेनी ऑफ देम आर पेट्रियोटिक, they will come back to India even at a fraction of the salary they are getting, provided they are given proper respect in India, proper facilities, and they are welcomed environment, उनको they feel कि we are contributing to the growth progress of our country, जो अभी situation नहीं है इंडिया में। जी। तो बिल्कुल। why should any Indian come back to India? जो चला गया है जी। वेस्ट, क्या जी। आने से उसको मिलेगा? बल्कि बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और वो चाहेगा जल्दी से वापस अमेरिका या कनाडा भागे वापस। जी। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट आ, सिचुएशन। जी। आई डोंट नो इफ यू वांट टू एड्रेस दिस सर, बट आपके जो महात्मा गांधी के बारे में मैंने पढ़ा आपके सोशल मीडिया पर, आप यू कॉल हिम ब्रिटिश एजेंट, और जो पंजाबी भी हैं वो भी, मेजोरिटी ऑफ पंजाबीज दे डोंट लाइक महात्मा गांधी इधर। his concept of non-violence is totally against the ideology of Punjabis and the Sikhs. तो आप इस पर बात करना चाहेंगे कि जो महात्मा गांधी, आपको जो आप ब्रिटिश एजेंट बोलते हैं उसको। देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। जी। ब्रिटिश पॉलिसी थी हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, यही पॉलिसी थी ना। नाउ गांधी सर्व दिस पॉलिसी हाउ?
अगर आप गांधी की स्पीचेस और आर्टिकल्स पढ़ें, इफ यू इट इज इन द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन इन सेवरल वॉल्यूम्स, उसमें आप पाएंगे कि ज्यादातर उनकी स्पीचेस और आर्टिकल्स जो गांधी जी लिखते बोलते थे, क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं? ही इज प्रीचिंग अबाउट कि राम राज आना चाहिए। ही प्रोपोगेट्स काउ जी प्रोटेक्शन। ही प्रोपोगेट्स द कास्ट सिस्टम, कहते हैं कि कास्ट सिस्टम बड़ी अच्छी चीज है। अब आप मानिए साधु महात्मा है तो अपने आश्रम में जो चाहे कहिए, मगर जी वंस यू एंटर इनटू पॉलिटिक्स एंड इन अ कंट्री विच हैज सो मच डाइवर्सिटी, वहां पे आप ये सब भाषण देने लगे और लिखने लगे एंड एज द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या ऑर्डिनरी मुस्लिम ऐसी पार्टी ज्वाइन करेगा जिसका लीडर प्रीच कर रहा है काउ प्रोटेक्शन और रामराज और ब्रह्मचर्य और क्या कहते हैं ये कास्ट सिस्टम जो जी प्रोपोगेट करता जा रहा है? अब मेरे आर्टिकल देखिए गूगल में, मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे। जी तो he will be average Muslim will be driven towards the Muslim League. So जी now is Gandhi not serving the British purpose of divide and rule, Hindu Muslim को divide करना, and therefore objectively is he not a British agent? जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर बिल्कुल। रहा है वो जी क्या ब्रिटिश? मैंने ये सब एक्सप्लेन किया। देखिए जो मैं हर बात कहता हूँ उसका रीजन देता हूँ। जी आप जी रीजन कंसिडर करिए, रीजन आप चाहे एक्सेप्ट करें चाहे ना एक्सेप्ट करें, बट आई जी विल गिव माई रीजन। आप लोगों को देखिए, आप लोग सिख लोग हैं। जी मैंने जानते, मुझे बुलाया गया यहाँ पे अमेरिका में एक सिख गुरुद्वारे में, जी सिखों ने बुलाया। तो मैंने कहा देखो, फिर मैं जो मेरे मन में बात है मैं कहूंगा, आपको अच्छी लगे बिल्कुल। चाहे बुरी, जो मैं सच्ची बात जी मुझे ये आप सब। मैं गया वहां गुरुद्वारे, तो वहां 200-300 सिख लोग इकट्ठा थे, बुजुर्ग थे, कुछ यंगस्टर्स थे। जी मैंने कहा देखिए, आप सिखों में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैंने किसी कौम में नहीं पाई, वो है जी सेवा की भावना। कहीं कोई कैलेमिटी आती है, जैसे बाढ़ आई, एक बार पटना में बाढ़ आई, फौरन जी सिख लड़के दौड़े टू हेल्प द विक्टिम्स। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सिखों में, जो गुरु जी नानक ने सिखाई थी, सेवा की भावना। ये ग्रेट बिल्कुल। क्वालिटी अमंग सिख। मगर बुराई भी मैंने कहा, मैं अब आपको बताने चाह रहा हूँ आप में क्या है। जी गुरु नानक ने कहा था सब बराबर हैं। सिखिज्म अरोज एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन कास्ट सिस्टम। बिल्कुल। गुरु नानक ने कहा, ही प्रीच्ड अगेंस्ट कास्ट, सब सब एक है, सब इंसान। मगर आप लोग जी प्रैक्टिस क्या करते हैं सिख लोग? आज भी जाट सिख अपने को सुपीरियर मानते हैं, और जी मजहबी सिख जिसको दलित सिख कहते हैं, पंजाब में भी 30% दलित सिख एंड 50% है जाट सिख। बाकी जी सिख और कौम के होते हैं, बनिया ये वो। मगर जो जाट सिख जो डोमिनेंट है, रिच सिख, दे लुक डाउन ऑन 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 दलित मजहबी सिख। मैंने जी कहा ये सिखाया था आपको गुरु नानक ने? मैंने कहा मैं सिख हूँ, बिल्कुल। मेरी ना पगड़ी है ना दाढ़ी है, मैं सिख हूँ क्योंकि मैं सबको बराबर मानता हूँ। आप लोगों की जी पगड़ी और दाढ़ी, मगर मैं आपको फर्जी सिख, फेक सिख मानता हूँ। आप जी जानते हैं इंडियन इंडियन आर्मी में इवन टुडे देयर इज वन सिख रेजिमेंट, जी जिसमें जाट सिख बिल्कुल। होते हैं, जी और एक लाइट इन्फेंट्री होती है जिसमें दलित सिख, मजहबी सिख होते हैं। डू यू नो दिस? आपको नहीं मालूम होगा। आज भी इंडियन आर्मी, मैंने कहा जो सिख जनरल थे, जनरल पनग वगैरह, ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जी अंग्रेजों ने हम लोग को डिवाइड करने के लिए दो अलग रेजिमेंट बना दी थी। आफ्टर बिल्कुल। इंडिपेंडेंस आपने अबॉलिश क्यों नहीं किया? बोले इधर उधर बहाना देने लगे। मैंने कहा बताइए, कास्टिज्म इन द इंडियन आर्मी। जी आप देखिएगा गूगल में, सिख रेजिमेंट में जाट सिख होते हैं, सोल्जर्स, ऑफिसर में भी ऑफ अदर कम्युनिटी, बट जो सोल्जर्स होते हैं जाट सिख होते हैं, सिख रेजिमेंट। और जी सिख लाइट इन्फेंट्री में मजहबी सिख होते हैं। तो आप खालिस्तान बना देंगे, उसमें भी यही करेंगे, कास्टिज्म प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका सिखिज्म है? इज दिस व्हाट गुरु नानक टॉट यू? मैंने कहा मैं सिख हूं क्योंकि मैं सबको बराबर, सब इंसान को बराबर मानता हूँ। आप लोग दाढ़ी रखें और पगड़ी मानते हैं, मगर सिख नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। यू डोंट फॉलो व्हाट गुरु नानक हैज टॉट यू। जी अच्छा, उसमें सुनिए, जब मैंने ये बात कहा, जो कई बुजुर्ग सिख लोग बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसे, बट सम जी यंग यंग सिख, 20-25 जी साल के लड़के, वो खड़े हो गए, बोले जो जस्टिस काटजू कह रहे हैं सही है, ही स्पीकिंग द ट्रूथ, हम लोगों जी में ये बिल्कुल। बुराई है, कास्टिज्म है, विच इज टोटली अगेंस्ट व्हाट गुरु नानक टॉट। दो जी यंगस्टर्स, 20-25 साल के लड़के खड़े हो गए जब वो एल्डरली सिख ने कहा कि नहीं नहीं जी आप गलत बात कर रहे हैं। तो यंग सिक्स गॉट अप and said what Justice Kaddu is saying is correct.
जी। यहाँ अमेरिका में हुआ था इन अ प्लेस कॉल्ड मिल्पिटास इन कैलिफोर्निया। वो जी। गुरुद्वारा है, तो मैंने कहा आप में ये बड़ी ग्रेट अच्छी क्वालिटी भी है और ये आप में बुराई भी है, यू जी। मस्ट नो बोथ। जी। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल। साफ कहता हूँ, सच्ची बात। आप क्या है, यू मस्ट बी अ जाट सिख। जी। हाँ, जी। आप लोग शादी नहीं करेंगे, दलित सिख को नीच मानते हैं। तो मैंने सुना पंजाब में गुरुद्वारे हैं कई दलितों सिखों के अलग, आई डोंट नो, जी, मगर बट मैं गुरुद्वारे। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल, ये जो कास्टिज़्म है, ये तो जो गुरुओं ने है, वो इसको ख़त्म करा था। जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने जब अमृत छकाया था सबको, और जो जो खालसा पंथ है, उसका इसकी साजना करी थी 1699 में, तो उन्होंने एक एक जो बाटा हम बोलते हैं पंजाबी में बर्तन, एक में सबको जो है वो जल छकाया था, पानी पिलाया था, अमृत छकाया था। तो कास्टिज़्म तो बिल्कुल उन्होंने खत्म करा था, और मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो आपने सेवा की बात करी, आई रियली अप्रिशिएट। अभी जो लॉस एंजलिस में भी जो आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वहाँ पर भी जो लोकल गुरुद्वाराज़ हैं लॉस एंजलिस में, वो भी सेवा कर रहे हैं। जो जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर जल गए हैं, उन तक लंगर पहुँचा रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, उनको शेल्टर भी दे रहे हैं। तो I totally agree with your thoughts on this. ये बड़ी भारी क्वालिटी है सिखों में। आई जी। हैव नॉट फाउंड इट इन एनी कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। जो सेवा की भावना जितनी आप लोगों में हाई लेवल की है सिखों में, जी। मैंने किसी कम्युनिटी, ऑल्दो यू आर वेरी स्मॉल कम्युनिटी, मगर कहीं कैलेमिटी होती है, फौरन सिख यंगस्टर्स पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए, इवन एट द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स दे जी। गो बिल्कुल। टू हेल्प। बहुत बड़ी क्वालिटी है आप लोगों में, मगर वो बुराई भी है। मैंने बिल्कुल है। दोनों चीज आप जी। लोगों में बता दिया। जी। बिल्कुल है। जी। और थोड़ा एक फनी नोट पे ही मैंने आपका जो कई बार ये पढ़ा है आपका स्टेटमेंट, कि आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए वो ले सकते हैं, मगर उनको साथ में बिहार लेना पड़ेगा। इट इज अरे वो वन तो मजाक, पैकेज। जी। दैट वाज अ दैट वाज अ जोक। देखिए, जी। ये एक मजाक है, लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। दे शुड हैव रियलाइज आई एम जोकिंग। हु एम आई एम अ रिटायर्ड जज। क्या मेरे हाथ में है बिहार को पाकिस्तान को देना है? जी। पीपल शुड नो इट्स जस्ट अ जोक। जी। अब लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बिगड़ गए वहाँ, चीफ मिनिस्टर नाराज हो गए और वो मेरे खिलाफ जुलूस निकले और मेरे एफजी एफजी मेरी जलाई गई। जी। नॉनसेंस। अरे इट इज, पीपल शुड डेवलप अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड रियलाइज दैट आई वाज जस्ट जोकिंग। जी। और आपका हम कामना करते हैं कि आपका ये जो फ्रैक्चर है, आप जल्दी ही आप तंदुरुस्त हों, सेहतयाब हों, और उसकी हम कामना करते हैं, उसकी अरदास करते हैं। आप इसी तरह से अपनी जो आवाज़ है वो आप डेमोक्रेसी में तो ख़ैर आप बिलीव नहीं करते, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उसके लिए आप अपनी आवाज़ इसी तरह से उठाते रहें, और आपकी हम लंबी आयु की भी कामना करते हैं। आप हमेशा चढ़ती कला में रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर। बाय।